गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के पहले पार्ट के बारे में, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो ये आपका कक्षा 10 का पहला पार्ट है इतिहास से कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप एक हम कह सकते हैं उस समय के देश में जो यूरोप है उसमें राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद सबसे देखते हैं कि जो ये शब्द दिया है राष्ट्रवाद, इसके बारे में कहें कि राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है अपने देश के प्रति आत्मिक लगाव, अर्थात अपने देश के प्रति जो व्यक्तियों में जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या थे कि लोगों में अपने देश के प्रति लगाव पैदा हुआ। क्या इससे पहले देश के प्रति लगाव नहीं था? परंतु कुछ कारणों से धीरे धीरे ऐसा होता चला गया कि ये प्रेम धीरे धीरे हटता चला गया। परंतु पुनः फिर अगर देखा जाए तो हमारे इस गुण का विकास किन कारणों से हुआ? इसका प्रथम कारण था पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद, इसके बाद सभी कहते हैं देश के प्रति आत्मिक लगाव को राष्ट्रवाद कहा जाता है। दूसरा स्टेप आता है राष्ट्रवाद के कारण। राष्ट्रवाद के कारण क्या कारण था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ? कि सबसे पहला कारण था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ये पहला राष्ट्रवाद का पुनः जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था वो था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना या पुनः जागना। परंतु पुनः जागना का मतलब ये तो नहीं हो जाता है, या हम कह सकते हैं पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जीवित होना। जीवित होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति मर गया वो पुनः जीवित, ऐसा नहीं। पुनः जीवित होने का यहाँ पर अर्थ इस शब्द से लगाया जाता है कि जब एक व्यक्ति अपने आडंबरों में या अपनी शिक्षा को खोकर अशिक्षिता में, अबद्धता में खो जाता है, और जब उसको पुनः इस चीज का ज्ञान होता है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है या गलत नियमों का पालन कर रहा है, और वो पुनः जब उसमें सुधार करके अपने विकास वाले रास्ते पर आ जाता है, शिक्षा के रास्ते पर आ जाता है, तो उसे हम पुनर्जागरण के रूप में कहते हैं कि यह उससे जीवित हो गया। अर्थात यह अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ करके, आडंबरों को छोड़ करके अपने प्रगति के रास्ते पर या शिक्षा के रास्ते पर आ गया है। ये क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। परिभाषा पुनर्जागरण की है कि पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है अज्ञानता और अनिद्रता की, अज्ञानता और निद्रा की, या अज्ञानता और अशिक्षिता हम कह सकते हैं कि गहन निद्रा में सोए हुए यूरोपियों में जब उनकी विकास या उसमें ज्ञान का विकास हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। इस पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? सबसे पहले इसको स्टेप पहले समझ लेते हैं, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, उसको बाद में देखते हैं, तो इसी को देखते हैं। दूसरा जो है राष्ट्रवाद का दूसरा कारण था उसे धर्म युद्ध। धर्म
धर्म धर्म युद्ध का अर्थ होता है अपने धर्म के लिए आपस में झगड़ा करना, लड़ाई करना या युद्ध करना क्या रहता है? धर्म कहलाता है। देखते हैं कि 1453 के ईस्वी 1453 ईस्वी के में क्या हुआ? ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से कर रहे हैं। उस समय ईसाई और इस्लाम के लोगों में कई युद्ध हुए जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लड़े गए। इन युद्धों को हम धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। ये दूसरा काम था कि धर्म युद्धों ने राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरा काम था हमारा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पिछले क्लासों में इसको अच्छी तरह से पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच की क्रांति 14 जुलाई 1789। जो फ्रांस की क्रांति थी यह हमारे राष्ट्रवाद के विकास में बहुत महत्वपूर्ण क्रांति थी। इसने देश के लोगों को अपने देश के प्रति जो भाव पैदा किया, जो लगाव पैदा किया, इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, हम आते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई क्यों? ये सबसे पहले 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के दुर्ग के पतन से शुरुआत हुई। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? उस समय के जो राजा लोग थे वो निरंकुश हुए। जिस समय की बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति, उस समय के जो राजा लोग होते थे 1789 ईस्वी के टाइम में, उस समय के राजा लोग बहुत निरंकुश होते थे। निरंकुश का अर्थ ही होता है उनसे किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, वे स्वेच्छा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कहीं हद भी कुछ नहीं, उन्हें अपनी प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं था। प्रजा जब भी आंदोलन करती है, जब बहुत ज्यादा परेशान होती है, तब जाकर के आंदोलन होता है। वो इसलिए होता है कि कुछ परिवर्तन हो, कुछ सही हो उनके साथ। तो उसी तरह से फ्रांस के राजा लोग जो निरंकुश थे, प्रजाओं का अत्याचार होता था। उन लोगों को प्रजाओं से कोई लगाव नहीं था। अपने ऐशो आराम के खातिर कोई प्रजा पर कर करते जाते थे और उनसे वह कर वसूल किया जाता था, जबरन वसूल किया जाता था। इस तरह से जो फ्रांस का समाज भी था उस समय 3 भागों में बटा था। एक उच्च वर्ग था, मध्य वर्ग था और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में पादरी लोग, पोप लोग होते थे और राजा। इन लोगों को सारे अधिकार प्राप्त थे और सभी करों से इनको मतलब कि कर नहीं देने होते थे, छूट थी वो सभी करों से। बाकी दूसरा जो मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग में या खजांची लोग, राजा के सामान, शिक्षा, यह वर्ग था। इनको भी करो कि बोझ तय करना नहीं था। परंतु जो निम्न वर्ग था, जो किसान और मजदूरों का वर्ग था, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। हर तरह के कर थोपे जाते थे और जबरन उनसे वसूल किए जाते थे। जब किसान और जनता परेशान हो गई तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने बास्तिल के स्थान पर हमला किया। अब तीसरा कारण यह हो गया। चौथा कारण क्या था? राष्ट्रवाद का चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट था रूस। चौथा फैक्ट था रूस के कारण। 4 प्रमुख राष्ट्र थे जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाई। पहला पुनर्जागरण, दूसरा धर्म, तीसरा फ्रांस की क्रांति और चौथा रूस की क्रांति। अब हम आते हैं कि पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण के कारण क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण
इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जीवित होना, जीवित। हाँ, पुनः जीवित। तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जीवित होना, अर्थात अज्ञानता और अशिक्षितता की गहरी नींद में सोए हुए यूरोपियों द्वारा जब उन्हें विकास और शिक्षा का ज्ञान हुआ और वो जिस रास्ते पर चले उसे हम क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो है वो रिनेसा शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है पुनः जीवित होना। पुनर्जागरण काल के प्रमुख कारण क्या थे? पुनर्जागरण काल के प्रमुख कारण थे क्या? सबसे पहले इंपॉर्टेंट कारण था आर्थिक समानता। के कारण पहला फैक्ट था आर्थिक संपन्नता। दूसरा कारण था धार्मिकों का प्रभाव। तीसरा कारण था तुर्कों का कुस्तुन दुनिया पर आक्रमण। और चौथा फैक्ट था भौगोलिक खोज। पांचवा महत्वपूर्ण कारण था नगरों एवं मध्य वर्गों का उदय। और छठा फैक्टर था आपका छापे खाने का आविष्कार। और सातवां फैक्टर था वैज्ञानिक। सात पॉइंट थे। और अगर हम आठवां देखते हैं साहित्य का ये पुनर्जागरण के साथ पढ़ता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं आर्थिक संपन्नता है क्या हुआ। आर्थिक संपन्नता उस समय के डेट में इटली यूरोप का एक प्रमुख नगर है। उस समय की डेट में अगर हम देखते हैं तो इटली देश जो था व्यापार का केंद्र था। इटली देश व्यापार का केंद्र हुआ करता था। यहाँ से लोगों का व्यापार शुरू होता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी बाजारें थी जहाँ पर व्यापारी लोग इकट्ठा होते थे, खरीद करते थे। जिससे क्या हुआ, इटली नगर जो था वह आर्थिक संपन्नता में बहुत आगे निकल गया। और यहाँ के लोगों ने क्या सोचा कि चलते हैं अन्य देशों के साथ हम आप लोग व्यापार करना प्रारंभ करते। और वो लोग व्यापार की खोज में बाहर निकल पड़े। तो सबसे प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक संपन्नता।
जागरण तो तभी हो पाएगा जब हम आप लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे कि अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है। जिससे क्या होता है, जब आना जाना है, मेल मिलाप होता है, एक दूसरे से मिलना होता है, तो कुछ अच्छाइयाँ हमारे में या कुछ बुराइयाँ उससे सीखने को मिले। क्या करते हैं लोग, जब अच्छाई बुराइयों के संपर्क में आते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है क्या चीज़ अच्छी क्या बुरी है। तो उनके पास एक आर्थिक संपन्नता थी, इतना धन था कि जो विदेश की यात्राएं करने लगे, व्यापार करने लगे, तो उनको उनके अंदर एक शिक्षा का विकास हुआ। दूसरा धर्म युद्धों का प्रभाव। धर्म युद्धों का प्रभाव क्या हुआ? धर्म युद्धों के प्रभाव से लोगों में दूसरे धर्मों के साथ कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हर धर्म अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ। लोगों ने क्या किया, जब धर्म युद्ध आपस में होने लगे तो धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, तो लोगों में धर्मों से कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ सीखने को मिली, जिसमें उन्हें शिक्षा का विकास हुआ, पुनर्जागरण का विकास हुआ। तीसरा कारण हमारा है तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण। हुआ क्या? तुर्कों ने जब 1453 ईस्वी में बेजेंटाइन के राजा ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया तो अपना प्रभुत्व जमा लिया, और क्या हुआ, जो स्थल मार्ग से एशिया के साथ व्यापार करने वाला रास्ता था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब व्यापार तो यूरोपीय लोग नहीं बंद कर सकते, क्योंकि जो व्यापारी थे व्यापार तो करते ही करते, परंतु क्या हुआ, उनका जो स्थलीय मार्ग था वो बंद हो गया, उस मार्ग से तो नहीं आ सकते। तब उन्होंने क्या किया, खोजने प्रारंभ किया। उन्होंने कहा चलो स्थलीय मार्ग तो बंद हो गया, समुद्री मार्ग खोजते हैं। उस समय की डेट में कई मार्गों की खोज हुई। सबसे पहले देखा आप लोगों ने कि वास्को कोलंबस निकला 1492 भारत की तरफ चाहता था, परंतु भाग्यवश भारत न खोज सका, अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज की। फिर पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट पे आज की डेट में कोझिकोड पर आया, उसने भारत की खोज की। अब इस तरह से अन्य कई देशों की खोज हुई उस समय। इससे क्या हुआ कि एक देश से दूसरी देश की सभ्यता के साथ साझा हुआ या मेल जोल हुआ, और कई धर्मों के लोगों से मुलाकात हुई, जिससे उस धर्म में अच्छाइयों को लोगों ने ग्रहण किया या उनकी सभ्यताओं से कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा, और उन्होंने किस लिए योगदान दिया, पुनर्जागरण में योगदान दिया। नगर मध्य लोगों का उदय हुआ। जब व्यापारिक केंद्र बने तो नगरों का उदय हुआ। नगरों के उदय के साथ साथ मध्य वर्गों का भी उदय हुआ। अब मध्य वर्ग शिक्षित वर्ग था, उस समय की डेट में जो शिक्षा देता हो या जो खजांची हो या लेखक हो, तो ऐसे तो नहीं होगा, शिक्षित हो। तो इन लोगों का उदय हुआ, और इन लोगों के उदय से क्या हुआ, लोगों में शिक्षा का विकास हुआ। फिर था छापे खाने का आविष्कार। उसी तरह समय में गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति ने छापे खाने का आविष्कार किया। छापे खाने से आविष्कार से पुनर्जागरण में क्या इफेक्ट आया, क्योंकि कारण ये हुआ जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो जो हमारी बाइबलें थी, ये हमारे जो धार्मिक ग्रंथ थे जिनका अध्ययन लोग नहीं कर सकते थे, उनका रूपांतरण उनकी भाषाओं में, जो की स्थानीय भाषा थी उसमें उसका रूपांतरण किया गया और उनकी पुस्तकें छापी गईं और लोगों तक पहुंचाई गई, जिससे आसानी से लोग उन भाषाओं अपनी अपनी भाषाओं को पढ़ने लगे और उनमें शिक्षा का विकास हुआ। और उसने किसमें योगदान दिया, पुनर्जागरण में योगदान दिया। फिर हम आते हैं वैज्ञानिक खोजें हुई। वैज्ञानिक खोजों से क्या होता है भाई, वैज्ञानिक ऐसा तो नहीं मानने वाले कि हाँ आपने ऐसा कह दिया मानते। विज्ञान एक तर्कपूर्ण रूप, जब तक उसमें तर्क नहीं होगा विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। लोगों में तर्क हुआ, तर्क के उपरांत जो उसमें प्रमाण सत्यता पाई गई वही वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने भी खोजे की, जैसे कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य के चारों तरफ प्रत्येक ग्रह चक्कर लगाता है। केपलर ने कहा इसका भी एक सिद्धांत है, ये अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनमें आकर्षण बल है, उसी की वजह से चक्कर लगाते हैं। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आदमी ऐसे कह देगा तो ग्रह चक्कर लगाते हैं। वे शिक्षा थी, विकसित थे, तर्क था, तर्क को सिद्ध भी करना था, उसने सिद्ध किया। अब लोगों ने उसकी बातों को माना, समझा।
अब एक आडंबर दूर हो गए, जैसे लोग कहते थे ये सूर्य ईश्वर है, भगवान है, चंद्रमा भगवान है, ठीक। अब ये सिस्टम खत्म हो गया, वो क्या हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए। तो इस तरह से उनमें विकास हुआ। फिर साहित्यकारों का योगदान, साहित्यकारों ने योगदान दिया, अपनी अपनी पुस्तकों में अनेक चीज़ों को, अच्छी अच्छी बातों को लिखा, सत्यता को लिखा, आडंबरों को झुठलाया। इस तरह से क्या हुआ, पुनर्जागरण का विकास हुआ। तो ये तो था पुनर्जागरण का विकास कैसे हुआ। अब हम आते हैं कि पुनर्जागरण के विकास की विशेषताएं क्या है। अब इसको हमसे मिलना क्या है। पहली विशेषता क्या है, मैं सबसे छोट पहली विशेषता पर हम ध्यान देते हैं। तो पहली विशेषता यह हुई, जब धर्म युद्ध हुए तब लोगों में इस चीज का ज्ञान हो गया कि जो हमारे पुरोहित लोग हैं या जो हमारे पोप लोग हैं, ये क्या सत्य कह रहे हैं, क्या असत्य कह रहे हैं। अर्थात सबसे प्रमुख कारण क्या हुआ, विशेषता क्या हुई, अंधविश्वास। जो हमारा अंधविश्वास था, जो रूढ़वादिता थी, इसका पहला। दूसरा क्या हुआ, जब रूढ़वादिता का जब अंत हो गया, तो जब अंधविश्वास हट गया, या चर्चों से जो चर्च थे या जो चर्च थे पोप के अंधविश्वासों से मुक्त हो गए। अंधविश्वासों से पोपों, जब चर्च मुक्त हो गए, तब क्या हुआ, तब यह तर्क का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, तर्क का जन्म। भाई लोगों में तर्क करने की क्षमता है, और उन्होंने हर वस्तु को सोच समझकर उस वस्तु के प्रयोग में अहम भूमिका निभाई। फिर क्या हुआ, अब सबसे मुख्य कारण था, जब पोपों के द्वारा बनाए हुए आडंबरों को लोगों ने हटा दिया, तो जितने जात भेदभाव ये सारी चीजें हट गई। फिर क्या हुआ, एक ही चीज हुई, क्या, मानवतावाद। मानवतावाद का नारा बुलंद। मानवतावाद का नारा बुलंद हुआ। फिर क्या हुआ, मानवतावाद का नारा बुलंद हुआ। फिर चौथा क्या हुआ, अब मानवतावाद का नारा तो बुलंद हो गया, लोगों में शिक्षा का ज्ञान हो गया, तो क्या हुई, नए नए विस्तार। नए नए आविष्कार हुए। और क्या हुआ, एक कारण पांचवा, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास। जब ये सारी चीजें हुई तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद का भी विकास हुआ। लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, और वो अपने देश के प्रति क्या हो गए, समर्पित कि हाँ, हमारा देश हमारे लिए कितना महत्व रखता है, कितना मायने है, हम अपने देश को प्रगति के रास्ते में किस तरह से ले जाएं। इन चीजों का विकास हुआ। आज की डेट में हम लोग केवल एक ही फैक्ट का अध्ययन करेंगे,
आने वाले वीडियो में हम आप लोगों पर चर्चा करेंगे कि धर्ममित्र क्या थे और उसकी काम क्या थी।